Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो दैट इज मैनेजमेंट ऑफ लैंड विलेज। तो जो भी लैंड विलेज के अंडर है किसी, उसका मैनेजमेंट कैसे होता है। आपकी बुक में पेज के ऊपर एक ऐसी इस तरीके की चित्र बनी होगी और जिसके अंदर एक अकाउंट लिखा हुआ है जिसमें आपको दिखेगा साफ साफ कि कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं, साथ ही साथ उनके ऊपर क्या क्रॉप्स ग्रो हो रही है वो लिखा हुआ है, कितना लैंड उनके अंडर कितना लैंड वो पोजेस करते हैं उनके पास है वो लिखा हुआ है। तो इस तरीके का एक अकाउंट लिखा होता है हमारे लैंड मैनेजमेंट के अंदर, जो लैंड मैनेजमेंट का खाता होता है, अकाउंट होता है उसके अंदर। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ऑल स्टेट इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। जितने भी स्टेट है इंडिया के अंदर उनको छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है। These districts are further subdivided, known by different names such as तहसील, तालुक, etc. तो इन डिस्ट्रिक्ट को और ज्यादा सब डिविजन में रखा जाता है और वो सब डिविजन, इसके छोटे टुकड़े कौन होंगे, तहसील या जिसे हम कई बार तालुक कहते हैं। At the head of is the district collector and under her are the revenue officers also known as तहसीलदार। तो जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहा होगा उसका नाम होगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और जो तहसील में बैठेगा, जो रेवेन्यू ऑफिसर है, जो इन छोटे छोटे सब डिविजन्स में बैठ रहे होंगे, उनका नाम होगा तहसीलदार। तो ये हमने देख लिया कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन हेड है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और तहसील या तालुक के अंदर तहसीलदार होंगे और इनका काम क्या है, एज अ रेवेन्यू ऑफिसर ये काम करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर कौन आएगा, तहसीलदार। नेक्स्ट देखते हैं, द रेवेन्यू ऑफिसर्स और तहसीलदार कम अंडर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। तो जो ये हमारे तहसीलदार है, रेवेन्यू ऑफिसर्स है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर आते हैं। एंड तहसीलदार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ पटवारी रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। क्योंकि ये रेवेन्यू ऑफिसर्स है, पैसे कितने जनरेट हुए इसका रिकॉर्ड ये मेंटेन करते हैं। तो जो भी पटवारी काम कर रहा होगा, उस पटवारी का एक फंक्शन ये भी था कि जो भी लैंड रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसके डाटा को ऑर्गेनाइज करना। तो पटवारी के वर्क को भी हमारे रेवेन्यू ऑफिसर, जिसे हम तहसीलदार कहते हैं, वो टाइम टू टाइम चेक करता रहेगा और सुपरवाइज करता रहेगा। They also perform administrative tasks like providing farmer with a copy of their land records and hearing land disputes. So ये जो हमारे तहसीलदार हैं वो कई सारे डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क भी करते हैं, जैसे कि फार्मर्स को उनके लैंड की कितना लैंड वो पोजेस करते हैं उनका कॉपी देते हैं, लैंड रिकॉर्ड देते हैं उन्हें। उनके बीच में अगर लैंड को लेके यानी जमीन को लेके कोई विवाद हुआ तो वो भी निपटारा करते हैं हमारे ये तहसीलदार। सो दिस इज योर तहसीलदार, ठीक है। तो तहसीलदार जो हमारा तहसील है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सब डिवाइडेड पोर्शन है, जो पार्ट है, उसको हम तहसील कहते हैं और उसके अंदर होता है तहसीलदार। ये रेवेन्यू ऑफिसर होता है जो कि पटवारी के काम को सुपरवाइज करता है, देखता है। और इनका मेन काम क्या होता है, ये फार्मर्स को उनकी लैंड रिकॉर्ड की कॉपीज देते हैं कि आपके पास इतना लैंड है, इसके ऊपर ये बोया गया था और बाकी सारी इंफॉर्मेशन। साथ ही साथ अगर गांव में कोई लैंड डिस्प्यूट हो गई, कोई जमीन के ऊपर विवाद हो गया, तो उसका भी समाधान और निवारण हमारे तहसीलदार करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा अ न्यू लॉ। अब इस न्यू लॉ के अंदर क्या था, तो इस न्यू लॉ का नाम जान लेते हैं। इट वाज कॉल्ड हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2005 में पारित हुआ था, यानी इस एक्ट को 2005 में लागू किया था। इसके अंदर क्या था, द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स फ्रॉम सितंबर 2005। तो ये जो हमारा हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट था ये 2005 में आया और सितंबर से ये लागू हुआ, इसको इन फोर्स लाया गया। In the new law, sons, daughter and their mothers can also get an equal share in the land. तो जितने भी लोग घर के अंदर है, ठीक है। पहले क्या था, इस हिंदू सक्सेशन लॉ के पहले ऐसा होता था
कि जो लड़के हैं वही ज्यादातर अपने पिता की संपत्ति को इनहेरिट करते थे, उन्हीं को मिलती थी। बट इस लॉ के आने के बाद क्या हुई कि पिता अपनी संपत्ति को अपनी बेटियों और अपनी वाइफ के साथ भी बांट सकता है। तो सभी को एक इक्वल शेयर मिलेगा, बेटों को भी, बेटियों को भी और उसकी वाइफ को भी। तो इसके थ्रू क्या हुआ कि जो विमेन्स थी वो एम्पावर्ड हो गई, उनके पास एक लैंड हो गया जिसके थ्रू वो अपना खर्च चला सकती है, जिसके ऊपर काम करके वो अपने लिए पैसे कमा सकती है। The same law will apply to all states and all union territory of India of our country. तो what happened कि अगर ये एक बार पारित हो गया हमारे विधानसभा में, हमारे लेजिस्लेचर में, तो फिर ये लॉ ऑल ओवर द इंडिया सबको इसे मानना पड़ेगा और पड़ रहा है। तो इस लॉ के आने की वजह से जो विमेन्स थी वो खुद को ज्यादा एम्पावर्ड फील करने लग गई, क्योंकि जितनी भी विमेन्स थी पहले उनके पास इनकम का सोर्स नहीं होता था अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको सिर्फ अपने पतियों की संपत्ति पे ही आश्रित रहना पड़ता था। अगर पति उनकी डेथ हो गई उनके पति की, तो फिर उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं बचता था, जिसकी वजह से उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। बट आफ्टर दिस लॉ क्या हुआ कि सभी औरतों को अपना एक लैंड का हिस्सा मिल गया, जिसपे वो खेती करके अपने लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, अपने लिए पैसे ला सकती है और अपना जीवन यापन कर सकती है। सो दिस वाज योर हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005. So this is all for this video. I will see you in the next video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye-bye.